जब आप किसी सर्विस में जाते हैं, अच्छी सर्विस, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये समझें कि जो आपका नीचे का भी स्टाफ है वो कैसे काम करता है, किन परिस्थितियों में काम करता है। और जब तक आप अपने को उससे आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, तब तक मैं समझता हूँ, मेरी अपनी ऐसी मान्यता है, तब तक शायद आप एक अच्छे अधिकारी नहीं सिद्ध हो सकते। मैं एक गांव में गया जो गांव सड़क से 10 किलोमीटर है। उस गांव में पता चला कि अगर कोई बीमार हो जाता था तो लोग उसे चारपाई पे उल्टा करके लेके 10 किलोमीटर तो सड़क पे जाते थे, फिर आगे जाते हुए। अगर लोगों को नमक भी खरीदना होता था तो भी 10 किलोमीटर जाना पड़ता था। वहाँ सेल्फ हेल्प ग्रुप बना एक महिला ग्रुप ने, और एक पिसाद खाना वहाँ बोलते थे, मीन्स स्मॉल शॉप, वो अपना खोला। तो जब मैं बताया, लोगों को बताया गया कि भाई इस तरह से पीडी साहब आ रहे हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ थी कि बड़े वेलकम साहब बोल रहे थे, लेडीज़ भी जेंट्स भी। तो उन्होंने कहा, साहब आप लोगों ने इतना अच्छा हमारा काम किया कि हमारे लिए इतनी सुविधा करा दी, वरना तो हमें 10 किलोमीटर दूर तो नमक, हमारे यहाँ तेल खत्म हो जाता था, तो 10 यही हमें मिलने लगा। तो उन लोगों के जो वहाँ की महिलाएं थीं, वहाँ के जो बच्चे थे, पुरुष थे, बूढ़े थे, उनके जो चेहरे की जो चमक थी, वो मुझे लगता है कि किसी भी डाटा से, कुछ भी हम 10 डाटा दे दें, 10 इन्फॉर्म, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि प्रोजेक्ट का क्या फ़ायदा हो, प्रोजेक्ट से कैसे एम्पावरमेंट हो। मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि मान लीजिए कोई इंडस्ट्री लगनी है, मान लीजिए अडानी जी की कोई इंडस्ट्री लगानी है, मैं कोई अडानी, अंबानी या आप किसी को फेवर नहीं करेंगे, एग्जांपल दे रहे हैं, या टाटा, मैं किसी को फेवर नहीं कर रहा है, बिरला, मान लो कोई भी है, बिरला है, टाटा है, अडानी है, अंबानी है, आसनर मित्तल है, वेदांता है, कोई कभी सपोज कर लीजिए कोई इंडस्ट्री कहीं लगवा रहा है। अगर वो इंडस्ट्री लगने में लेट होती है, सपोज कर लीजिए वो इंडस्ट्री आज लगनी है, और हम ऐसे लिटिगेशन ये सारा कर देते हैं कुछ ना कुछ कि वो 3 साल बाद लगती है, तो उससे लॉस किसका हो रहा है अल्टीमेटली? आप कह सकते हैं हाँ साहब इंडस्ट्रियलिस्ट को लॉस हुआ, उसका प्रॉफिट घटा, ये घटा, नहीं, दिस इज ए, यू कैन से नैरो व्यू। नैरो व्यू क्यों है कि मेरा अपना मानना है कि अगर 3 साल नहीं भी प्रोजेक्ट आए तो जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, इनके खाने पीने पर तो असर नहीं पड़ रहा। उन्हें तो ऐसा नहीं है कि उनका खाना पीना कम हो जाएगा, उनका कंफर्ट कम हो जाएगा। इफेक्ट कौन हो रहा है? जो वहाँ का बेचारा गरीब आदमी है, जो इस इंतजार में है कि जिस दिन ये इंडस्ट्री लग गई, जिस दिन ये प्रोजेक्ट लग गया, मुझे या मेरे बच्चे को मेरी नौकरी लगेगी या ये लगेगी, इफेक्ट तो वो हो रहा है 3 साल, ये नहीं रहा। तो हमें जो थोड़ा सा इसको इस पर्सपेक्टिव में सोचना पड़ेगा। Welcome to the Raj Smriti Show. Today we'll talk about forest, environment, conservation, pollution and many other aspects of the forestry department. We have with us retired IFS officer Mr. Rajiv Kumar. Welcome to the show, sir. Thank you very much. आप रिटायर हो चुके हैं, but you are still working in lot of departments and lot of roles and responsibilities are on your shoulders. तो उस पर हम धीरे धीरे आएंगे। सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि इंडियन फॉरेन सर्विस है क्या, इसमें हम कैसे जाते हैं, जो बच्चे इसको एज अ करियर ऑप्शन लेना चाहते हैं उनको क्या करना चाहिए, ये जो होल IFS, IAS, IPS का जो चीज़ है जो कि बहुत फैसिनेटिंग है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, इंडियन पेरेंट्स के लिए। काफ़ी पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे जाए, बट बहुतों को शायद नॉलेज नहीं होती है कि ये स्टेट सर्विस है, सेंट्रल सर्विस है, कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। तो आप अपने एक्सपीरियंस से हमें ये बताइए कि इफ़ आई हैव टू एंटर IFS, व्हाट शुड आई डू, हाउ शुड आई डू, व्हाट इज़ द इंडस्ट्री ऑल अबाउट? आई थिंक सबसे पहले तो आपको बहुत ही बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बुलाया, और जैसा आपके चैनल का नाम भी है फॉक टेल्स, और फॉक टेल्स का मतलब कि मुझे ऐसा लगता है कि आपके चैनल से जनमानस जुड़ा हुआ है जी। और जनमानस के अंदर यूथ्स भी आते हैं, और एजुकेशन करने के बाद जब यूथ के सामने कैरियर चूज़ करने की बात आती है तो डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। जाहिर है वो जो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है, मोस्ट फैसिनेटिंग है, मोस्ट रिवार्डिंग है, उसमें जाना चाहता है। जहाँ तक IFS का प्रश्न है, एक्चुअली में हम लोग के कंट्री में 3 टाइप की गवर्नमेंट सर्विसेज होती हैं, हायर सर्विसेज। एक को बोलते हैं सेंट्रल सर्विस, दूसरे को स्टेट सर्विसेज, तीसरे को ऑल इंडिया सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज देश में केवल 3 ही हैं। एक IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, IPS इंडियन पुलिस सर्विस, IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस।
ऑल इंडिया सर्विसेज का मतलब होता है कि इनका सिलेक्शन सेंटर से होता है, उनके पे पर्क्स और सारी जो होती हैं सारी चीज़ें वो सेंटर से डिसाइड होती हैं, लेकिन वो वर्क जो है काम स्टेट गवर्नमेंट के साथ करते हैं, लेकिन डेपुटेशन पर सेंटर में जाते हैं। ये इन 3 सर्विसेज का एक अलग से फिनोमेना है और इसलिए इनके अलग राइट्स हैं, कुछ अलग ढंग की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अब जहाँ तक आईएफएस में सिलेक्शन का प्रश्न है, जो फिलहाल जो सिलेक्शन का पैटर्न है, आईएफएस में जाने के लिए आपको साइंस ग्रेजुएट, साइंस, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, इन सब में ग्रेजुएशन कंपलसरी है। इन सब्जेक्ट के लोग ही आईएफएस में जा सकते हैं। आपका मैथ हो, फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो, इंजीनियरिंग हो, एग्रीकल्चर हो, इन सब हो। अब इसके बाद एक कंबाइंड सिविल सर्विसेज होती है जिसमें आईएएस, आईपीएस, कस्टम, एक्साइज, फॉरेन सर्विस सभी कुछ होती हैं और आईएफएस भी उसके साथ होता है। उनका एक कंबाइंड एग्जाम होता है, उसको प्रीम एग्जाम बोलते हैं। वो एक साथ होता है। उसको क्वालिफाई करने के बाद उसकी मेरिट बनती है और जो लोग क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद जो मेन एग्जाम होता है वो आईएफएस के लिए अलग होता है, क्योंकि ये केवल साइंस और इंजीनियरिंग स्ट्रीम के लिए है। और इसमें फिर मेन जो प्रीम का एग्ज़ाम होता है वो तो आपके जीके का होता है और एक सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट करके होता है। और जब मेन एग्ज़ाम होता है उसके अंदर इंग्लिश, एसए, जीके, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स ये सब आते हैं। और सिलेक्शन के बाद फिर आपका इंटरव्यू होता है। सारी प्रक्रिया यूपीएससी के द्वारा की जाती है और वो फिर मेरिट के आधार पर प्रीम के ऊपर क्वालिफाइंग होता है, उसके मार्क्स नहीं जुड़ते। रिटन और इंटरव्यू होता है, इसके बाद उनके मार्क्स जुड़ के मेरिट के आधार पर फिर आपका सिलेक्शन होता है। जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो अगेन डिपेंडिंग अपॉन मेरिट एंड चॉइस आपको स्टेट कैडर दिया जाता। मान लीजिए मैं यूपी का था, मेरी मेरिट हाई थी और चॉइस भी मेरी यूपी थी, यूपी में सीट भी है तो मुझे यूपी एडॉल्ट हो गया। लेकिन जो यूपी के लोग सेलेक्ट हुए जरूरी नहीं उन्हें यूपी ही मिले, किसी को कुछ भी मिल सकता है। क्योंकि ऑल इंडिया सर्विसेज का एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि किस तरीके से हम नेशनल इंटीग्रेशन करें। तो मैं यूथ से यही कहना चाहूँगा कि अगर किसी की इच्छा है और होनी भी चाहिए कि उन सर्विसेज के अंदर सेलेक्ट हो, तो नंबर 1 शुरू से मेहनत करनी पड़ेगी। ये 1 दिन का या 6 महीने का या 1 साल का जॉब नहीं है। शुरू से अपने को उस ढंग का ओरिएंट करना पड़ेगा, अपने को इक्विप करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे और तब मेहनत से एग्ज़ाम में बैठना पड़ेगा। और जो भी बैठते हैं उनके लिए मेरी शुभकामनाएं। आपने बहुत अच्छी बात कही कि ये 1 साल की मेहनत का नतीजा नहीं है, मे भी बचपन से आपको उस तरह से तैयार किया जाता है, आपका मेंटल ओरिएंटेशन वैसा होता है। तो क्या आपने कभी सोचा था बचपन से कि आप भी इस तरह की सर्विसेज में जाएंगे, या जब आप छोटे थे तो उस समय आपकी क्या ड्रीम्स थे, आपकी पढ़ाई और वो सब किस तरह से हुई? देखिए, मैं एक बहुत ही छोटे से बहुत ही साधारण परिवार को बिलोंग करता हूँ। एक छोटा सा कस्बा डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में, सियाना, अब तो वो तहसील हो गया, वहाँ थे हम लोग। 4 साल की उम्र में वहाँ गए थे और सामान्य स्कूल के अंदर मैं पढ़ा। तो एग्जैक्टली आईएएस क्या होता है, आईपीएस क्या होता है, आईएफएस क्या होता है, ये तो शायद नहीं मालूम था। लेकिन बचपन से ही थोड़ा सा मुझे पढ़ने की बहुत रुचि थी और जनरल सब्जेक्ट्स पढ़ने की भी बहुत रुचि थी, चाहे वो साइकोलॉजी हो, चाहे सोशोलॉजी हो, चाहे हिस्ट्री हो। एक जिसको कहते हैं, जिसको एक कॉमन भाषा में कह सकते हैं आप, जीके टाइप की चीज़ें, जनरल टाइप की, वो सब बहुत रुचि थी। और ऐसी कहीं ना कहीं एक इच्छा थी कि भाई कुछ जीवन में बड़ा बना जाए। मतलब एग्जैक्ट क्या बना जाए ये तो शायद बचपन में नहीं कहो, तो बड़ा बना जाए तो उसके लिए क्या जरूरी है कि पढ़ा जाए। एक सिंपल लॉजिक थी, बड़ा बनना है, तो बड़ा बनने का मतलब क्या है, पढ़ा जाए। और पढ़ने में भी कहीं ना कहीं मुझे किसी ने बहुत सही ढंग से बात बताई और वो मुझे कहता हूँ मैं आज भी सही है। मेरा आज भी मानना है कि बच्चों को अगर 2 चीज़ें स्ट्रांग हों तो लाइफ में अच्छा कर सकते हैं, एक मैथ और दूसरा लैंग्वेज। क्योंकि अल्टीमेटली लैंग्वेज ही से सारी चीजें आती हैं और मैथ से आपकी लॉजिक डेवलप होती है, लॉजिक एंड रीजनिंग आती है। और ये 2 चीजें अगर आप फेल हैं इसमें, अगर आपने डेवलपमेंट नहीं किया है तो आप फिर किसी भी करियर में एक्सेल नहीं कर सकते। क्योंकि कई बार क्या ना, हिस्ट्री जरूरी नहीं कि आपको, ठीक है नंबर कम आ जाएंगे, बाद में भी आ सकते हैं, साइंस आप बाद में पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको टेबल्स अच्छी तरह याद नहीं है तो वो बाद में नहीं कर सकते। अगर आपको स्पेलिंग्स और ग्रामर या सेंटेंसेस नहीं आते शुरू से, तो एक तरीके से शुरू से कोई लोग अगर पूछते हैं कंपटीशन तैयारी कब से करनी चाहिए, तो मैं तो कहूँगा कि साहब होते ही शुरू कर देनी चाहिए अगर आपको जाना है।
क्योंकि आप लैंग्वेज तो कहीं ना कहीं लैंग्वेज लॉजिक तो वहाँ से सीखते हैं ना। ठीक है, फॉर्मली जब आपको तैयारी करनी है वो ठीक है, वो 1-2 साल उस समय बाद में करते हैं, लेकिन बेस शुरू से बनाना पड़ता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। मेहनत करी, आपका IFS में सिलेक्शन हो गया, उसके बाद क्या हुआ? आपकी पोस्टिंग कैसे हुई, ट्रेनिंग कैसे हुई, उसके बारे में हमें कुछ बताइए। IFS में सिलेक्शन के बाद हम लोगों को सबसे पहले, उस समय इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज कहलाते थे, अब इस समय इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी कहलाता है देहरादून, जिसकी बिल्डिंग FRI के अंदर ही है। वहाँ हम लोगों की पहले 2 साल की ट्रेनिंग होती है, जो हमारे समय पैटर्न था, अब थोड़ा सा चेंज हुआ है। उस ट्रेनिंग के अंदर आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, मतलब सही बात तो ये 40-45 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, क्योंकि जियोलॉजी, आपके इंजीनियरिंग मतलब शादी, ट्राइबल वेलफेयर, सिल्वीकल्चर, बॉटनी, मेंसुरेशन, फॉरेस्ट मैनेजमेंट, दुनिया भर के सब्जेक्ट 45-50 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। और यही नहीं, इसके साथ साथ आपको लगभग पूरे कंट्री का भ्रमण भी कराया जाता है, डिफरेंट जगह के आप फॉरेस्ट देखते हैं, ये भी देखते हैं। इसके अलावा अब तो जैसे आपका पार्लियामेंट्री अटैचमेंट होता है, आपको एक फॉरेन विजिट भी इस समय तो कराई जाती है उस समय, और पूरे कंट्री में इस तरीके से आप घूमते हैं। तो यानी प्रैक्टिकल एज वेल एज थ्योरेटिकल ट्रेनिंग, क्योंकि देखिए जब आदमी बच्चा ही कहेंगे उस समय, जब फॉरेस्ट सर्विस में सेलेक्ट हो गया, मैं तो कोई फॉरेस्ट के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानता था भाई। मैं तो चूँकि बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला था, और क्योंकि बहुत मैंने बताया सामान्य परिवार का था, मैं इलाहाबाद में मेरी एजुकेशन हुई थी यार, तो मैंने तो फॉरेस्ट जाके पहली बार ट्रेनिंग में जाके देखा। इससे पहले तो मैंने उससे पहले फॉरेस्ट देखा भी नहीं था, क्योंकि इस एरिया में फॉरेस्ट था नहीं और वैसे में घूमने गया नहीं था। तो आपको एक तरीके से प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों तरीके का काफ़ी डिटेल्ड आपकी 2 साल ट्रेनिंग होती है, जिसमें फिजिकल पर भी ध्यान दिया जाता है, आपकी वेपन ट्रेनिंग भी होती है, हॉर्स राइडिंग भी होती है, डिफेंस अटैचमेंट होते हैं हॉर्स राइडिंग के लिए, वेपन ट्रेनिंग के लिए, स्विमिंग के लिए, डेली PT, स्पोर्ट्स, सारी चीज़ होती है। आपको हर तरह से प्रिपेयर किया जाता है ताकि कोई भी प्रॉब्लम आए या कोई भी सिचुएशन आपको फेस करना पड़े तो यू आर वेल इक्विप्ड बोथ प्रैक्टिकली एंड थ्योरेटिकली। जी हाँ। और उसके बाद फिर मसूरी के अंदर लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी के अंदर आपका फाउंडेशन कोर्स होता है, जिसमें और सर्विसेज IAS IPS के साथ होता है, और इसमें जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की चीज़ें बताई जाती हैं, और सर्विस में कैसे इंटरेक्शन हो, लाइजन हो, ये सब भी चीज़ें सिखाई जाती हैं। इसके बाद आप स्टेट में आ गए, और मैं जैसे मैंने बताया मुझे UP कटर हुआ, UP में मेरी पोस्टिंग हो गई। तो शुरू में एक तरह से मुझे एज ACF या ऑन द जॉब ट्रेनिंग बोलते हैं उसको, मेरी शिवालिक डिवीजन में जो देहरादून में उस समय था, वहाँ मेरी की गई, और वहाँ हम लोग करीब 10-11 महीने रहे। उसी बीच में 5 महीने हमारी रेंज ट्रेनिंग भी हुई। वो एक जगह है बादशाही बाग, अब तो UP में है, ये आपके बेहट और आपके सहारनपुर रोड पर, सहारनपुर और हरबर्टपुर के रोड पर है, एक छोटी सी जगह। वहाँ मेरी रेंज ट्रेनिंग हुई, 5 महीने रहे। जब हम गए तब तो वहाँ बिजली भी नहीं थी, खैर मैंने अपने प्रयास से वहाँ बिजली मंगाई, ये सब आई। तो एक तरीके से जिससे कि आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हो, क्योंकि जब आप किसी सर्विस में जाते हैं, अच्छी सर्विस, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये समझें कि जो आपका नीचे का भी स्टाफ है वो कैसे काम करता है, किन परिस्थितियों में काम करता है। और जब तक आप अपने को उससे आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, तब तक मैं समझता हूँ, मेरी अपनी ऐसी मान्यता है, तब तक शायद आप एक अच्छे अधिकारी नहीं सिद्ध हो सकते। आप अच्छे से उनको लीड नहीं कर पाएंगे, मतलब आप समझ नहीं पाएंगे या समझा नहीं पाएंगे अपने काम को उसको। तो इसलिए हमने क्या कहा कि हम वहीं रहेंगे 5 महीने, ये नहीं कि देहरादून न जाएंगे। मेरी उस समय शादी हो चुकी थी, लेकिन हम दोनों वहीं जाके रहे, जबकि वहाँ चारों ओर हिरन की आवाज़ आती थी, रात में उसकी आवाज़ आती थी बिजली। लेकिन हमने लेट अस फील, जब ये लोग पूरे समय रह सकते हैं तो हमें क्या दिक्कत है। और हमारे रहने से फ़ायदा भी हुआ कि मैंने प्रयास करके वहाँ बिजली, जो कि पहले कभी नहीं थी, उसमें उस एरिए के अंदर सब बिजली मंगाई और ये सब मंगाई। तो इस तरीके से वो रेंज ट्रेनिंग हुई, और इस तरीके से जब प्रोबेशन पीरियड ख़त्म हो गया 11-12 महीने का, उसमें डिफरेंट अटैचमेंट, तब मेरी पोस्टिंग एज ए DFO बाराबंकी हुई। कुछ उसके अलग अलग नाम है, कुछ जगह DCA बोलते हैं, डेप्यूटी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, कॉमन पार्लेंस में लोग DFO बोलते हैं, कुछ जगह उसको डिविजनल डायरेक्टर भी बोलते हैं, तो अलग अलग नाम है, लेकिन कॉमन पार्लेंस में नाम है उसका DFO। तो मेरी एज ए DFO बाराबंकी पोस्टिंग हुई, जिसमें हम पूरे बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट का काम फॉरेस्ट्री का देखता था। और अगर देखा जाए, चूँकि मेरी सोशल फॉरेस्ट्री की पोस्टिंग थी, 3 तरीके के अगर मैं कहूँगा तो मेनली काम
हम लोग उसको करते हैं। थोड़ा इलैबोरेट कर लीजिए, बिकॉज एज अ डीएफओ जब आप गए होंगे बाराबंकी, अगर अभी के टाइम पे देखें तो हमें नहीं समझ है कि कितनी जंगल बची है यहाँ पे, बट आई थिंक उस समय होंगी चीज़ें। तो एज अ डीएफओ आपके क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज थे? देखिए, क्योंकि मैंने जैसे बताया बाराबंकी एक सोशल फॉरेस्ट डिवीजन था, देखा जाए अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के मेन अगर मैंडेट देखा जाए, पहला मैंडेट है आपका जो एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट हैं उनको मैनेज करना। ओके, मैं वर्ड प्रोटेक्ट नहीं यूज कर रहा, प्रोटेक्शन इज ए पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। प्रोटेक्शन का तो मैं ये नहीं कह रहा कि जी आपको बिल्कुल एक पेड़ नहीं करना, मैनेज कैसे साइंटिफिकली उसको मैनेज कर सकते हैं। दिस इज वन एस्पेक्ट। सेकेंड एस्पेक्ट है कि हमें मोर एंड मोर ट्री ग्रो करना, यानी फॉरेस्ट एरिया एक्सटेंशन करना, क्योंकि जो जितना फॉरेस्ट उससे तो काम नहीं चलेगा, वो कटेगा भी। हमारी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी कहती है कि 1/3 कंट्री का एरिया में फॉरेस्ट एंड ट्री कवर होना चाहिए, लेकिन अभी आंकड़ों में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, 20-21-22% है। तो अब फॉरेस्ट उसको लिए तो फॉरेस्ट एरिया से बाहर ही वो करेंगे, तो उसको सोशल फॉरेस्ट इसी को बोलते हैं। हम सड़क के किनारे, नहर के किनारे, ग्राम सभा के एरिया में अपनी लैंड पर, इसको बोलते हैं एक तरीके से हम फॉरेस्ट का एक्सटेंशन कर रहा है। जो हम शहर में देखते हैं थोड़े थोड़े प्लांट्स ये सब पाथवेज पे हैं, रोड्स पे जो है, दैट इज पार्ट ऑफ सोशल फॉरेस्ट। अगर मान लो आपकी कोई जमीन उस पर आप पेड़ लगा रहे तो वो भी हुआ है, तो उसके लिए नर्सरी स्टेब्लिश करना, तो यानी एक तरीके से दिस इज यू कैन से पहला फर्स्ट इज मैनेजमेंट, सेकंड इज डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट, एंड थर्ड थिंग मैनेजमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ, क्योंकि ये भी एक फॉरेस्ट के डोमिनेशन है। वाइल्ड लाइफ है, छोटी है, बड़ी है, उसका पूरा अपना एक्ट है, बहुत तरह के स्पीशीज हैं, उनको कैसे उसकी प्रोटेक्शन करेंगे, जू है, सभी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ हो गई। इसके अलावा एक रेगुलेटरी रोल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। रेगुलेटरी रोल क्या कि मान लीजिए जो भी फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं वो कहीं इलीगल काम तो नहीं कर रहे, उनको कहीं इलीगल वे में लकड़ी तो नहीं ला रहे। ऐसा तो नहीं है कि कन्नौज में अगर इत्र बनना है तो इलीगल चंदन ला रहे हैं आप, या कोई प्लाईवुड फैक्ट्री है या और कोई फैक्ट्री तो इलीगल वुड तो नहीं ला रहे। तो इसके लिए यूपी में वे बैक इन 1976 एक एक्ट लाए थे जिसको बोलते हैं ट्री प्रोटेक्शन एक्ट। उस समय बोलते थे रूरल ट्री, अब इस समय बोलते हैं ट्री प्रोटेक्शन एक्ट। ट्री प्रोटेक्शन का एक्ट का मतलब है कि आपका अपना पेड़ भी है तो भी बिना कुछ में छूट है, इवन देन यू कैन नॉट कट योर ट्री विदाउट द पीरियर परमिशन ऑफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। कुछ एक्सेप्शंस हैं। फिर ट्रांसपोर्ट के लिए अलग अलग कि कुछ वुड है को काट सकते हैं, लेकिन उसका ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की परमिशन चाहिए, क्लियरेंस चाहिए। पर्पज इसका क्या है कि जिससे मतलब कोई जरा कह सकता है कि साहब मेरा पेड़ है, आप कौन होते हैं इसको मैंने उगाया है, मैं इसको कुछ भी करूं। पर्पज उसका कहीं ना कहीं है, कहीं आप उस आड़ में, दो पर्पज है, कुछ आड़ में ऐसा तो नहीं है जंगल का पेड़ काट के ले जा रहे हैं या गवर्नमेंट का पेड़ काट के ले, दिस इज वन एस्पेक्ट। सेकेंड थिंग, हर व्यक्ति को भाई उसको भी तो कोई एनवायरनमेंट तो सभी के लिए चीज है ना जी। तो हर व्यक्ति को अपना एक दायित्व समझना है। एक कहा जाता है ना, यू डोंट हैव एन एब्सोल्यूट राइट ऑफ ए पर्टिकुलर थिंग। कोई कहे ये मेरी जमीन है, मैं इसमें कुछ भी कर सकता हूँ। अरे भाई कुछ भी करने का अंदर थोड़ी है कि आप कुछ भी कर लेंगे। अगर जमीन के अंदर किसी हिस्से वहां सोना निकला या कोई मिनरल निकला तो आपका राइट नहीं है उस पर। तो कहीं ना कहीं एब्सोल्यूट राइट ना हिंदुस्तान में ना दुनिया के किसी भी देश के अंदर लैंड के पर भी राइट आपके लिमिटेड होते हैं। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि मेरी जमीन में कुछ भी करूं। नो, मेरी जमीन में था उस पर अफीम उगाऊंगा, नहीं कर सकते। उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। बाराबंकी में था, मैं देखता था, बिकॉज उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं और आम जनता भी अफेक्ट होती है। तो आप अपने लैंड, जैसे अब मेरा घर है, हम लाउड म्यूजिक नहीं बजा सकते बिकॉज आसपास के लोग भी उससे अफेक्ट हो रहे हैं। तो वो आई थिंक एक वो रेगुलेटरी फंक्शन है जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बहुत अच्छे से निभाता है। तो ये 4 तरीके के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के फंक्शन हैं और उन फंक्शंस को हम लोग परफॉर्म करते हैं। लेकिन जहाँ तक बाराबंकी का सवाल है, वहाँ चूंकि फॉरेस्ट एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट बहुत कम थे, इसलिए वहाँ जो मेन रोल था वो एक्सटेंशन ऑफ फॉरेस्ट्री, वाइल्ड लाइफ भी वहाँ ज़्यादा नहीं था, एंड रेगुलेटरी रोल प्राइवेट पर। ये 2 तरीके के फंक्शंस वहाँ ज़्यादा थे। लेकिन ऑफकोर्स थोड़ा बहुत फंक्शन तो हर जगह कुछ ना कुछ होते ही हैं। लेकिन अगर आप मान लीजिए आप गोरखपुर में पोस्टेड है, पीलीभीत में है, तो शायद वो वाले फंक्शन ज़्यादा हो जाएंगे। दुधवा में है तो वाइल्ड लाइफ का फंक्शन ज़्यादा जाएगा। ये डिपेंड करता है कहाँ कम है, कहाँ ज़्यादा है। लेकिन हर जगह हर फंक्शन होगा, कुछ जगह कुछ ज़्यादा होगा, कुछ जगह दूसरा ज़्यादा होगा।
बाराबंकी और इस तरह की पोस्टिंग्स में आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिला, हाउ टू मैनेज द फॉरेस्ट, हाउ टू डू कंजर्वेशन, हाउ टू डू एक्सटेंशन, रेगुलेटरी चीज़ें भी आपने सीखी समझी। फिर आपकी पोस्टिंग आई थिंक देहरादून भी हुई, वहाँ पे आपके रोल्स कुछ और थे, डिफरेंट तरीके से आपने वहाँ की चीज़ों को डेवलप किया, उसके बारे में भी हमें बताइए। जैसा मैंने बताया कि इन सर्विसेज के अंदर आप या तो अपनी स्टेट में काम करते हैं, डेपुटेशन पे जा सकते हैं। तो FRI सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है, तो मैंने डेपुटेशन के लिए अप्लाई किया जब मैं बाराबंकी में था, और मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं वहाँ डेपुटेशन पर चला गया और FRI देहरादून में मेरी पोस्टिंग हो गई। और वहाँ मुझे कोऑर्डिनेटर फैसिलिटीज़ बनाया गया, मेरे पास वहाँ बहुत सारे काम दिए गए मुझे, धीरे धीरे शुरू में एक ही काम दिया गया था, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बहुत सारे काम हो गए। तो मेरा एक कोऑर्डिनेटर फैसिलिटीज़ काम था, सारी रिसर्च के लिए, ट्रेनिंग के लिए सारी ये फैसिलिटीज़ जुटाना, उनको मैनेज करना, ये सब करना वहाँ। लेकिन जिसका मुझे आज भी मैं कहूँगा बड़ा एक संतुष्टि है, एक्चुअली मेरे शुरू से नौकरी में थोड़ी सी ऐसी आदत रही कि कुछ डिफरेंट किया जाए, बजाय एक रूटीन वे में करने के। मतलब इवन पोस्टिंग, जैसे मैंने बताया ना कि वहाँ मैं बिजली वाले काम करने लगा, बाराबंकी में आया तो मैंने एक नई माइक्रो प्लान का कॉन्सेप्ट लाया, वो मैंने बनाई, उससे पहले कॉन्सेप्ट नहीं था। तो जब मैं FRI में पहुँचा तो मैंने 2 काम वहाँ, जिनमें मैं तो नहीं कहता मैंने किया, लेकिन मेरा उसमें एक अच्छा कंट्रीब्यूशन था। एक तो ये FRI इतनी बड़ी चीज़ थी, लेकिन इसके बाद भी उसको पहले वो यूनिवर्सिटी डिक्लेयर नहीं था, डीम्ड यूनिवर्सिटी। अब तो काफ़ी बड़ा और सुंदर और खूबसूरत हो गया। सुंदर खूबसूरत तो देखिए उस समय बहुत था, लेकिन बाई चांस वो डीम्ड यूनिवर्सिटी नहीं था। डीम्ड यूनिवर्सिटी का नियम ये होता है कि मिनिस्ट्री ऑफ HRD जो होती है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ UGC किसी इंस्टीट्यूट को किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए डीम्ड यूनिवर्सिटी डिक्लेयर करती है। तो खैर मुझे वहाँ के DG साहब ने कहा, भाई राजीव तुम ये काम करो। तो अब यूनिवर्सिटी से तो मुझे कोई लेना देना था नहीं, भाई मैं तो फील्ड से गया था, एज ए DF था, और कोई मेरी ज़्यादा नौकरी भी नहीं थी, क्योंकि 4 साल बाराबंकी में थोड़ी सी नौकरी थी, मैं वहाँ चला गया। खैर एनीवे मैंने सारे रूल्स पढ़े, ये पढ़े, सारी फाइल पढ़ी, ये सब पढ़ी, सारे उसके रूल्स, रेगुलेशन, लॉज, बाय लॉज सब बना के और सब UGC में दिया। UGC उनको कन्विंस किया, एंड फाइनली बहुत ही जल्दी डेट, जबकि उसका प्रोसेस मतलब 30-40 साल से 50 साल से चल रहा था, लेकिन मेरे समय में मुझे ये एक सौभाग्य प्राप्त हुआ, मतलब कि मेरा उसमें एक कंट्रीब्यूशन थोड़ा सा रहा कि वो डीम्ड यूनिवर्सिटी डिक्लेयर। और इसके बाद उसमें PhD करने के लिए फिर जब मुझे उन्होंने खुद ही पहला उसका रजिस्ट्रार एकेडमिक्स बना दिया है। तो अब अगेन उसके सब रूल्स बनाना, PhD की कैसे होगी, MSc कैसे होगी, ये सब था। तो ये एक मेरा कंट्रीब्यूशन रहा। दूसरा, दुनिया में पहली बार एक प्रोजेक्ट बना था जिसको बोलते हैं फ्री प्रोजेक्ट, फॉरेस्ट्री रिसर्च एजुकेशन एंड एक्सटेंशन। और ये वर्ल्ड बैंक ने पहली बार 1100-1200, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, इतने करोड़ का प्रोजेक्ट हमने वर्ल्ड बैंक के लिए बनाया, और वर्ल्ड बैंक ने फाइनेंस का किया। पहली बार मेरी जानकारी में दुनिया के इतिहास में फॉरेस्ट्री रिसर्च एजुकेशन एक्सटेंशन के लिए वर्ल्ड बैंक ने इतना बड़ा फाइनेंस किया। तो वो प्रोजेक्ट भी मतलब एक लीड के रूप में मैंने उस प्रोजेक्ट को, हालांकि तो बहुत सारे लोग लगे हुए थे जो भी सब्जेक्ट मैटर के लोग थे, टीम आप लीड कर रहे थे, मैंने उसको एक तरह से कह सकते हैं कंसोलिडेट करके उसे एक प्रोजेक्ट शेप में दिया, एक प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन की। तो ये 2 मुझे ऐसा लगता है, बाकी तो और रूटीन वे में जो भी काम थे वो सब चलता रहा, लेकिन ये 2 मैंने मुझे कह सकता हूँ कि मैंने कुछ हद तक अपना योगदान एक उस इंस्टीट्यूट के लिए दिया। FRI I'm sure was a very enriching experience and a satisfying because एक डीम्ड यूनिवर्सिटी वो बन गई। साथ ही साथ आई थिंक जब हम फॉरेस्ट में काम करते हैं, और बाकी जगह भी आपकी पोस्टिंग हुई होगी, मेरे ख्याल से रामनगर भी एक पोस्टिंग थी आपकी, तो एक फॉरेस्ट को रन करने के लिए किसी तरह का वर्किंग प्लान बनता है, या कैसे हम काम करते हैं, जब जो हुआ उसके हिसाब से चीज़ें इम्प्लीमेंट होती है, या एक 5 ईयर प्लान 10 ईयर प्लान बनता है जिसको हम फिर पॉइंट बाय पॉइंट इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उसके बारे में कुछ बताइए। फॉरेस्ट जो मैनेजमेंट है हिंदुस्तान मॉडर्न फॉरेस्ट में, हालांकि पहले भी रहा होगा, एक जर्मन फॉरेस्टर थे, उनका नाम था सर ब्रांडिस। और ब्रिटिशर्स ने उन्हें बुलाया था 1861 शायद, और उन्होंने इंडिया में जिसको कहते हैं मॉडर्न फॉरेस्ट्री शुरू की थी। उसके कुछ ही दिनों बाद ये कॉन्सेप्ट शुरू हुआ
कि हम जो फॉरेस्ट मैनेज करेंगे, उस समय एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री वगैरह नहीं थी, केवल ट्रेडिशनल मेन फॉरेस्ट थे। तो एक ये कॉन्सेप्ट लाया गया कि भी कोई भी जो फॉरेस्ट मैनेज होगा उसकी बाकायदे का हम विधिवत वर्किंग प्लान बनाएं और उसके आधार पर उस फॉरेस्ट को मैनेज करेंगे। इनिशियली जो वर्किंग प्लान थी उसमें जिसको कहते हैं फेलिंग कैसे होगी, फेलिंग सीरीज कैसे होगी, थोड़ा सा अगर मैं लेमैन की भाषा में समझाऊं, फॉरेस्ट में ऑब्जेक्टिव होता है कि नॉर्मल फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है कि ऐसे पॉपुलेशन होती है, बच्चे भी जरूरी हैं, उससे बड़े भी, भाई अगर 1 साल तक के भी बच्चे चाहिए, 2 साल के भी चाहिए, 3 के भी चाहिए, तभी तो सोसाइटी में एक नॉर्मल होगा। अदरवाइज मान लीजिए डिसबैलेंस हो गया, तो जैसे कुछ कंट्री सुनते हैं ना कि वहाँ केवल ओल्ड पॉपुलेशन हो जा रही है, जो कि क्योंकि हो रहा है कि नई पॉपुलेशन। तो नॉर्मल फॉरेस्ट का मतलब क्या है कि एक तरीके से एक इवन एक नॉर्मल कर्व होता है कि उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन हो डिफरेंट पॉपुलेशन का। उस अप्रोच से फॉरेस्ट मैनेजमेंट रहा। उसके लिए प्रिस्क्रिप्शंस दिए जाते थे कि अब पेड़ काटा जाए, क्योंकि जब पेड़ काटेंगे तब नई लाइट आएगी, तभी तो आएंगे। कई बार लोग कहते हैं साहब पेड़ काटो मत। अभी रोमानी ढंग से तो बड़ा अच्छा लगता है, लोग बड़ी कविता कहेंगे कि मत काटो मुझे बड़ा दर्द होता है, लेकिन ये रोमानी वे में तो कहना सही है, लेकिन सीधी बात है। एक कल्पना कीजिए, अगर कोई मरे ही नहीं तो क्या होगा? सब लोग कहें कोई नहीं मरेगा, अब सब नए पैदा होते रहेंगे तो क्या होगा? तो ऐसे ही भाई कुछ एक सर्टेन एज के बाद हर चीज़ की डेथ स्वाभाविक है। तो पेड़ कुछ कटेंगे तो नए आएंगे, जब लाइट आएगी तभी तो नए पेड़ आएंगे। तो एनीवे है, एंड आई थिंक न्यू स्पीशीज और जो न्यू पेड़, इको साइकिल है वो उस तरह से बैलेंस होगा। तो उस तरीके के सबके लिए कॉन्सेप्ट लाएगा कि वर्किंग प्लान हर डिवीजन की जरूर बननी चाहिए, मतलब फॉरेस्ट में डिवीजन बोलते हैं, और वो 10 साल के लिए वर्किंग प्लान बनाई जाती थी। बाद में बल्कि ये और स्ट्रिक्ट हुआ। एक बड़ा फेमस केस हुआ सुप्रीम कोर्ट में, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, टी कोडावर्मन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि नो वर्क कैन बी डन इन द फॉरेस्ट एरिया विदाउट ए अप्रूव्ड वर्किंग प्लान। और वर्किंग प्लान अप्रूव कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब आप बनाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव करेगा। तो अब हर स्टेट का प्लान सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, बनेगा। तो मुझे चांस मिला कि रामनगर डिवीजन का मैं वर्किंग प्लान बनाऊं। जब मैंने वो वर्किंग प्लान बनाया तो उसमें चूंकि रामनगर पुराना डिवीजन था तो बड़े, और उसकी तो 1980-85 से चल रही थी, तो सारे पुराने डॉक्यूमेंट्स भी पढ़े कि पहले लोगों ने क्या लिखा था और क्या नहीं किया था। उसमें 2-3 चीज़ें मैंने उस वर्किंग प्लान में नहीं की। एक तो ये किया कि मैंने पहली बार GIS टेक्नोलॉजी को यूज़ किया। GIS एंड रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी, जो पहले लिमिटेड वे में यूज़ होने लगी थी, लेकिन पूरे डिवीजन के लिए पहली बार हमने रिमोट सेंसिंग एंड GIS टेक्नोलॉजीज के अंदर यूज़ की। उसको थोड़ा लेमैन शब्द में समझा दीजिए कि क्या होता है इस टेक्नोलॉजी से। रिमोट सेंसिंग का मतलब है कि सैटेलाइट से जो डाटा आता है और उसका रिजोल्यूशन होता है, एक से हाई रिजोल्यूशन, लेकिन जो भी रिजोल्यूशन उसके आधार पर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि साहब ये यहाँ ये स्पीसीज़ हैं, यहाँ खाली जगह है, या फॉरेस्ट है। तो एक तरीके से आप देखते हैं ना, आजकल सुनते हैं ना कि सैटेलाइट ने इमेज ली, तो सैटेलाइट से पूरे उस एरिया की इमेजेस जो आई उसको बोलते हैं रिमोट सेंसिंग। वो हर एरिया की अवेलेबल है, वो ली जाती है, परचेज की जाती है। GIS का क्या मतलब है कि एक लेयर हुई, मान लो ये एरिया है फॉरेस्ट, और हमने कहा साहब ये स्कूल है, तो उस पर मार्क हो गया, एक लेयर हो गई। ये फॉरेस्ट है, ये मार्क हो गया। ये साल का फॉरेस्ट है, यानी डिफरेंट लेयर्स पे हुई, और उनके हम फिर डिफरेंट परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन से और रिमोट सेंसिंग की इमेज करके सुपरइम्पोज करके हम एक डिसीजन निकालते हैं कि यहाँ ये है। एक तरीके से रिमोट सेंसिंग एंड GIS, जिसको बोलते हैं डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, के लिए एक अच्छे टूल हैं और इम्पार्शियल है। मैनुअली तो आदमी गड़बड़ भी कर सकता है, वो तो भाई मशीन दे रही हो तो वही देगी जो कुछ है, हालांकि उसकी लिमिटेशंस भी हैं। तो ये चीज़ मतलब एक, अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ, और आजकल ये हर सेक्टर के अंदर काफ़ी यूज़ किया जा रहा है। तो उस समय लेकिन नई चीज़ थी, क्योंकि ये बात है 96 की, उस समय अनकॉमन थी जब मैंने किया गया। तो ये हमने किया। दूसरी चीज़ एक मैंने उसमें एक चीज़ और की थी कि मैंने सारी ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ी, जो पहले के सारे रिपोर्ट्स थे, केवल पिछली नहीं पढ़ी, ओरिजिनल पढ़ी, और उनको मैंने पढ़ के एक फेयरली मुझे गुड आइडिया हुआ कि पहले लोगों ने क्या लिखा। मैं यहाँ एक चीज़ जस्ट कोट करना चाहूँगा। कई बार हम लोग ऐसे ही बोल देते हैं, अरे साहब जो ब्रिटिशर्स थे वो तो यहाँ की पब्लिक से उन्हें कोई मतलब नहीं था, अपने फ़ायदे के लिए आए थे। कुछ ऐसे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ उनमें भी बहुत एनलाइटेड थे। मैंने जब उसकी वर्किंग प्लान पढ़ी तो
शायद वो 34-35 की थी, मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं आ रहा। तो एक जने ने लिखा, मुझे उसका बड़े बढ़िया सेंट है, मुझे अभी मतलब मुझे एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने उसमें पढ़ा और मैंने उसे अपनी वर्किंग प्लान में कोट किया। व्हाट ही रोट, द DFO शुड प्लांट दिस स्पीसीज ऑफ द ग्रास विच इज राइट नाउ अवेलेबल इन द साउथ अफ्रीका एंड वन अदर प्लेस ही मेंशन्ड। If we can plant the grasses in the periphery of the forest, the cattle of the villagers, they will be satisfied by eating that grass, and then they will have neither the need nor the desire to wander here and there in the forest. And he identified two sources of the grass. मतलब आप देखिए, ये उसका विजन था। तो ये कहना कि भाई साहब ग्रास लगा देंगे तो कैटल अपने आप से खा लेंगे, अंदर क्यों जाएंगे? तो कहीं ना कहीं जिसको आज हम भाषा में पार्टिसिपेटरी फॉरेस्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं, कम्युनिटी की बात करते हैं, तो उसके कहीं ना कहीं बीज कुछ लोगों के दिमाग में। ये बात दूसरी है कि इससे अगले वालों ने, सज्जन ने जो वर्किंग प्लान बनाई, उन्होंने तो उसकी लाइन भी नहीं कोट की, पता नहीं क्या हुआ। इसीलिए जैसे मैंने कहा ना, मैंने ओरिजिनल पढ़ी तब मुझे पता चला। तो ऐसा नहीं है, कुछ लोग एनलाइटेंड थे, इस विचारधारा के पहले भी थे। ये बात दूसरी है कि वो कम थे। आपने वर्ल्ड बैंक की भी बात करी, और रामनगर के बाद आप क्या रिटायरमेंट हुआ था? नहीं, रामनगर के बाद फिर मैं अलीगढ़ में DFO रहा 2 साल, फिर मैं 4 साल वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट में रहा, फिर मैं 2 साल आगरा कंजर्वेटर इन चीफ रहा, और फिर मैं 7-8 साल जायका प्रोजेक्ट में। हाँ, तो ये जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, वर्ल्ड बैंक और जायका, ये सब प्रोजेक्ट्स में जिस तरह से आपने काम किया, जो आपको एक इंटरनेशनल एक्सपोजर मिला, और कैसे इंटरनेशनल वर्किंग्स जो होती है, इंटरनेशनल प्लानिंग जो होती है, वो हमारे लोकल कम्युनिटीज़ एट द स्टेट लेवल, एट द नेशनल लेवल कैसे इफ़ेक्ट करती है, आपने क्या सीखा, क्या इम्प्लीमेंट किया, किस तरह का आपको एक्सपोजर मिला इन इंटरनेशनल एजेंसीज़ के साथ, उसके बारे में हमें कुछ बताइए। चूँकि मेरा वर्ल्ड बैंक और जायका दोनों प्रोजेक्ट्स है, और जस्ट मैं सभी की दर्शकों की जानकारी के लिए भी बता दूं कि इंडिया में अगर सबसे ज़्यादा लोन किसी ने दिया है तो वर्ल्ड बैंक देता है, और सेकंड नंबर पर जायका है। ओके, जायका इज अ जापानीज इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। काफ़ी पावर सेक्टर में, रेलवे, मेट्रो में काफ़ी जगह उन्होंने दिया है, और फॉरेस्ट्री में भी आजकल कंट्री में काफ़ी जगह दे रहे हैं। वर्ल्ड बैंक, अगर मैं वर्ल्ड बैंक और जायका प्रोजेक्ट दोनों की बात करूं, तो इनमें जो मेजर एम्फेसिस था वो था आपका पार्टिसिपेटरी फॉरेस्ट मैनेजमेंट और JFM, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और कम्युनिटी जो फॉरेस्ट के आसपास रह रही है, वो दोनों मिलकर फॉरेस्ट को मैनेज कर रहे हैं, डेवलप भी कर रहे हैं, कंजर्व भी कर रहे हैं, और हर तरह से कोऑपरेट कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, और जो उसके बेनिफिट हैं उसका एक शेयरिंग हो रहा है। तो ये जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहीं ना कहीं उसका मतलब ये है जी। और इसको प्रैक्टिकली अगर इसकी बात करें, मान लीजिए 20 हेक्टेयर का फॉरेस्ट है, हमने क्या किया, एक जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी बनाई, कुछ उस गांव के ही लोगों को, जो गांव के लोग उस फॉरेस्ट को यूज करते हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी हुआ, वो भी हुए, उन्होंने मिलकर उसकी एक माइक्रो प्लान तैयार की कि भाई इसमें हम ऐसे ऐसे काम करेंगे, ऐसे ऐसे काम करेंगे, और हम इसकी रक्षा भी करेंगे, मैनेज भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। और जब इससे बेनिफिट आएंगे, कुछ शॉर्ट टर्म हो सकते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म तो घास ही हो सकती है, जलाने की लकड़ी हो सकती है, महुआ की पत्तियाँ हो सकती हैं, और सारी चीज़ें हो सकती हैं। कुछ लॉन्ग टर्म तो चलिए टिम्बर होगी, और सारी चीज़ें होगी। तो उन बेनिफिट्स को हम, एक एग्रीमेंट रहता है, एक नोटिफिकेशन है यूपी गवर्नमेंट के, उसके आधार पर शेयर करेंगे। और अगेन मैं कहूँगा कि यूपी गवर्नमेंट ने एक बड़ा हिस्टोरिकल स्टेप अगर 2002-3 में ही ले लिया था कि पहली बार JFM तो और भी स्टेट में था, लेकिन इन्होंने यहाँ बाकायदे उसको एज ए रूल नोटिफाई किया। यानी अब वो जायका हो, वर्ल्ड बैंक हो ना हो, अगर वो एक बार हमसे JFM के अंदर ले आए उस फॉरेस्ट के अंदर, तो वो हमेशा रहेगा। ये एक बहुत बड़ी रिवॉल्यूशनरी स्टेप था। जायका प्रोजेक्ट के अंदर हम फर्दर आगे पहुंचे। अब यहाँ जायका प्रोजेक्ट में इस संदर्भ में 2-3 चीज़ें ऐड की गई। पहले तो ठीक है साहब, मैनेज होगा, दोनों जने हो गए। अब लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम यह है कि भाई एक वो बेचारे लोग जो गरीब हैं, पिछड़े हैं, दबे हैं, उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है,
वो मैनेज किसी ना किसी केवल लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो नहीं कह सकते ना, उनको जिसकी इमीडिएट नीड है वो भी तो फुलफिल करनी होगी। तो चाइका में उस लॉन्ग टर्म नीड के लिए ये सोचा गया कि हम बहुत सारे कुछ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोजेक्ट्स भी, मेजर्स भी हैं। पॉवर्टी एलिवेशन मेजर्स कैसे करें? हम क्या करें, बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाएं। जो लोग फॉरेस्ट के आसपास रहते हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में कन्वर्ट कर दें। महिलाओं का विशेष रूप से उसमें ध्यान दिया गया। और वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कुछ आपका फॉरेस्ट बेस्ड, कुछ आपके नेचुरल रिसोर्स बेस्ड, कुछ नॉन नेचुरल रिसोर्स बेस्ड। मतलब फॉरेस्ट बेस्ड में मतलब महुआ का पत्ते का वो बनाने तो वो फॉरेस्ट बेस्ड हो गया। नेचुरल रिसोर्स बेस्ड भाई मछली पालन है तालाब में सब। नॉन नेचुरल रिसोर्स बेस्ड कि हम अचार बनाने, पापड़ बनाने, ये सब इस तरीके। तो इस तरीके की हम लाइवलीहुड एक्टिविटीज़ हम करेंगे। तो इस तरीके के सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए गए जिससे उनको लोन दिया गया। कुछ उसमें सब्सिडी पार्ट था, कुछ लोन पार्ट था, जिससे वो तो ये शॉर्ट टर्म मेजर हो गया। दूसरी चीज उसमें क्या किया गया कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तो एक तो सरकार की अपनी एक सीमा भी होती है, सरकार हर काम नहीं कर सकती। दूसरी चीज कहीं ना कहीं देखिए सरकार का कुछ भी हो, जो फील्ड फंक्शनरी है उनका रोल लिटिल बिट थोड़ा सा हर जना रेगुलेटरी रोल ज़्यादा एंजॉय करता है बजाय डेवलपमेंट रोल के, क्योंकि उसमें से पावर मिलती है ह्यूमन वीकनेस से। तो अब ये उसमें क्या गया कि हमने बहुत सारे एनजीओज को एंगेज किया, जिससे एनजीओज का क्या हुआ कि भाई वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और कम्युनिटी के बीच में एज ए ब्रिज काम कर सके, क्योंकि सोशल एस्पेक्ट वो डील कर सके और पॉलिसी मेकिंग और टेक्निकल। लेकिन यहाँ एक चीज ध्यान रखिए, क्योंकि एनजीओज की कई बार बड़ी बदनामी भी है आजकल। हाँ, और बहुत बार सुनने में आया कि एनजीओज कैसे एक्सप्लॉइट भी करते हैं रिसोर्स को, एक चैनल बन के लोगों को भी बेवकूफ़ बनाते हैं, गवर्नमेंट को भी बेवकूफ़ बनाते हैं। तो उसको कैसे टैकल होना चाहिए? इसलिए हमने क्या किया उस प्रोजेक्ट के अंदर, क्या किया कि नहीं भाई हम ऐसा नहीं कर रहे कि एनजीओ को सीधा पैसा दे दिया कि आप काम करिए, नहीं। दे हैव टू वर्क इन कोलैबोरेशन विद द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड कम्युनिटी। तीनों का रोल रहेगा। मतलब अदरवाइज पहले जो एक्सपेरिमेंट था एनजीओ का इस प्रोजेक्ट के लिए जो जाता था क्या कि साहब एनजीओ का हम यहाँ काम करेंगे, पब्लिक को अवेयर करेंगे, उसके लिए हमें पैसा दे दीजिए। अब उन्होंने कितना अवेयर किया कितना अवेयर नहीं किया भगवान जाने। तो यहाँ जब हुआ तो एनजीओ के लिए भी एक नए ढंग का एक्सपीरियंस था, क्योंकि दे वर आल्सो फीलिंग लिटिल, नॉट ऑल, समवन नॉट फीलिंग वेरी कंफर्टेबल कि भी इस सिस्टम के अंदर काम करना पड़ेगा। बट उनको हैंड होल्डिंग भी मिली होगी, दे वुड हैव आल्सो लर्नड एंड इम्प्लीमेंटेड थिंग्स। हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के भी लोअर फंक्शनरी थे, उनकी भी लर्निंग थी कि कैसे एक जो सोशल साइंसेस के लोग हैं उनके साथ कैसे काम करें। शुरू में कुछ फ्रिक्शन भी होते थे, ये सब होते थे, लेकिन हेडक्वार्टर से हम उनको सेटल करने की कोशिश करते थे। हमारे पास जाइका के बहुत सारे कंसल्टेंट थे, वो जाते थे, हम लोग जाते थे। और एनीवे इस तरीके से उस प्रोजेक्ट को हम लोगों ने चलाया। वो प्रोजेक्ट आपके 20 डिविजन्स के अंदर था और मैं 15 में रिटायर हुआ। मुझे उस समय तक प्रोजेक्ट काफ़ी मैच्योर स्टेज पे आ गया था। मुझे काफ़ी सेटिस्फेक्शन रहा। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उस प्रोजेक्ट ने एक नई दिशा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी दी, कम्युनिटी को भी दी जो लोकल लोग थे, और कहीं ना कहीं कल्चर के अंदर एक पॉजिटिव चेंज लाए। और जो पब्लिक के अंदर कहीं ना कहीं देखिए ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करती है जरा निगेटिव इमेज सी रहती है, फॉरेस्ट वाले डंडा चलाते रहते हैं, चलते रहते हैं, परेशान किए रहते हैं। उन्हें लगा कि नहीं ऐसा नहीं है भाई, हमारे लिए कुछ कर रहे हैं। तो ये मुझे लगा कि उसका एक बड़ा भारी पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा। तो इसकी जहाँ हम बात करें कि एक ये भी चीज़ देखा जाता है कि जहाँ जहाँ फॉरेस्ट है उसके आसपास बहुत गरीबी होती है, बहुत पॉवर्टी होती है। इवन दो फॉरेस्ट लैंड रिसोर्सेज बहुत हैं, बट समहाउ एक पॉवर्टी, और जो आपने बताया कि इन 2 प्रोजेक्ट्स के थ्रू आपने पॉवर्टी एलिवेशन किया, तो वैसे एक आध कोई एग्जांपल्स हैं, रियल लाइफ एग्जांपल्स जो आपने एक्सपीरियंस किया, जो आप शेयर कर सकते हैं कि ये इन प्रोजेक्ट्स के थ्रू ये एक चेंज आया जो कि बहुत सेटिस्फाइंग था? पहली बात तो ये कि आप बिल्कुल सही कह रही हैं। कुछ ये दुर्भाग्य है पूरे देश का ही कि जहाँ भी फॉरेस्ट ज़्यादा है वहीं गरीबी ज़्यादा है। फॉरेस्ट क्या मैं कहूँगा, फॉरेस्ट ज़्यादा है, जहाँ मिनरल्स ज़्यादा हैं, जहाँ जितने ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज हैं वहाँ गरीबी है। उनका फ़ायदा वहाँ के लोगों को जगह या तो वो अनअवेयर हैं,
बाहर के लोगों ने उसका फ़ायदा ज़्यादा उठाया, उनको बेनिफिट नहीं मिल पाया। और कहीं ना कहीं जो बहुत सारे जो आंदोलन, अनरेस्ट और सारी चीज़ें और भी उसके फैक्टर्स होंगे, लेकिन ये भी एक फैक्टर रहा उसके अंदर। बहुत बार जब डेवलपमेंट की हम बात करते हैं तो तुरंत फिर ह्यूमन राइट्स के लोग, वो सब आ जाते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज के लोग खड़े हो जाते हैं कि आप एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, जबकि एक्सप्लॉइट वहाँ के आसपास के लोग, हम साउथ अफ्रीका की बात करें जहाँ डायमंड के माइंस है, लेकिन पॉवर्टी देखिए, हम झारखंड की बात करें अपने स्टेट में, कहीं की भी बात करें, जैसा कि आपने बताया कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट फॉरेस्ट माइनिंग, जहाँ जहाँ भी है लोग वहाँ के बहुत गरीब है, बट उन रिसोर्सेज को माइन करके प्राइवेट कंपनीज या जो भी एजेंसीज इन्वॉल्व है, दे हैव बिकम रिच एंड रिचर। और उसका कारण मुझे क्या लगता है कि हुआ क्या, जो नेचुरल रिसोर्सेज जो रिच एरिया हैं वहाँ के लोगों में शिक्षा बहुत कम रही, और शिक्षा कम की वजह से क्या हुआ कि उनका एम्पावरमेंट नहीं हो पाया, और उनको कभी गवर्नमेंट फंक्शनरीज ने, कभी एनजीओज ने, कभी इंडस्ट्रियलिस्ट ने, कभी माइनर्स ने, और इवन मैं तो ये भी कहूँगा कभी ये सो कॉल्ड जो एक्टिविस्ट हैं जो लेबर के बारे में बात करते हैं, चाइल्ड लेबर के बारे में बात करते हैं, इन सब ने कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लगता है, मैं सबको नहीं कह रहा, कुछ हर जगह कुछ अच्छे हैं कुछ खराब है, उन्होंने उस वर्ग को शोषण किया और उसका एम्पावरमेंट नहीं होना चाहिए। और जब तक उन कम्युनिटी का एम्पावरमेंट नहीं होगा, जब तक उनको डिसीजन में शामिल नहीं किया जाएगा, तब तक उनकी स्थिति नहीं सुधरने वाली। मैं 2 लिविंग एग्जाम्पल बताता हूँ जायका प्रोजेक्ट की। सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट की बात है, मुझे गांव का नाम तो याद नहीं रहा, तो मेरी हमेशा से नेचर में खूब इंटीरियर एरिया में भी जाता रहा। मैं एक गाँव में गया जो गांव सड़क से 10 किलोमीटर दूर था। उस गांव में पता चला कि अगर कोई बीमार हो जाता था तो लोग उसे चारपाई पर उल्टा करके लेके 10 किलोमीटर तो सड़क पे जाते थे, फिर जाते होंगे। अगर लोगों को नमक भी खरीदना होता था तो भी 10 किलोमीटर जाना पड़ता था। वहाँ सेल्फ हेल्प ग्रुप बना, एक महिला ग्रुप ने, और एक पिसाद खाना वहाँ बोलते थे, मीन्स स्मॉल शॉप, वो अपना खोला। तो जब मैं बताया, लोगों को बताया गया कि भाई इस तरह CPD साहब आ रहे हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ थी कि देवर सो बड़े वेलकम साहब मूड में थे, लेडीज़ भी जेंट्स भी। तो उन्होंने कहा, साहब आप लोगों ने इतना अच्छा हमारा काम किया कि हमारे लिए इतनी सुविधा करा दी, वरना तो हमें 10 किलोमीटर दूर तो नमक, हमारे यहाँ तेल खत्म हो जाता तो 10 यही हमें मिलने लगा। तो उन लोगों के जो वहाँ की महिलाएं थीं, वहाँ के जो बच्चे थे, पुरुष थे, बूढ़े थे, उनके जो चेहरे की एक जो चमक थी, वो मुझे लगता है कि किसी भी डाटा से, कुछ भी हम 10 डाटा दे दें, 10 उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि प्रोजेक्ट का क्या फ़ायदा हुआ, प्रोजेक्ट से कैसे एम्पावरमेंट हुआ। ऐसी दूसरी घटना बताऊँ, मैं बहराइच के किसी गाँव में गया तो पता नहीं क्या उन्होंने सब मंच सा बना रखा था, वैसे नॉर्मली ऐसा हम लोग नहीं करवाते थे। खैर, वो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था, तो एक मुस्लिम महिला को पता नहीं क्या जोश चढ़ा, यंग सी थी वो, और वो आके बहन, तो उन्होंने आके मंच पे बोलने लगे, देखिए जी आपके जायका प्रोजेक्ट से हमें इतना फ़ायदा हुआ कि पहले पुरुष हमें कुछ नहीं समझते थे, अब हम लोगों ने अब हम लोग खुद अर्निंग करने लगे, तो अब हमारी भी वैल्यू बढ़ गई। तो उस महिला के जो चेहरे पर जो कहते हुए भाव आ रहा था, उस भाव को मैं आज भी नहीं भूल पा रहा हूँ, और मुझे संतुष्टि लगी कि कम से कम इस प्रोजेक्ट के बहाने, भले ही लिमिटेड वे में हो, मैं नहीं कह रहा कि हमने कोई क्रांति ला दी, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक जिसको कहते हैं ना, एक कदम आगे तो बढ़े। बिल्कुल, और एक खुशी, एक एहसास, एक सेटिस्फैक्शन, बिकॉज आई थिंक फॉर विमेन फाइनेंशियल एम्पावरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी टॉक अबाउट विमेन एम्पावरमेंट, बट इट विल नॉट कम until and unless they are financially empowered. You are absolutely right. You see, now whatever we talk, ultimately finally every human being, every human action, social action, it is primarily governed by the economic factors. Right. And unless you give some economic benefit, short term as well as long term, depending upon the situation. As a rich person, one may wait for 20 years, but a poor person can't wait for the 20 years. He or she has to get the economic benefit only within 6 months or 1 year. So unless all the plannings are designed in such a fashion that they get the economic benefit, I think they are not going to be interested in that particular. And second thing, this is one aspect. And I am of the firm, this was in whole of my forest career,
आई कुड डेवलप 2-3 एथिक्स. वन इज अनलेस कम्युनिटी को हम इन्वॉल्व नहीं करेंगे, उनको साथ नहीं लेंगे, तब तक हम नहीं कर सकते. कोई चेंज नहीं ला सकते हैं, कोई बदलाव नहीं आ सकता है. नंबर 2 चीज बहुत जरूरी है, अगर कम्युनिटी को लेना है उनको एम्पावर करें, उनको डिसीजन मेकिंग में पार्टनर बनाएं. केवल उनको, जिसको कहते हैं ना, सब्सिडी फॉर में ना दें, उनको सेल्फ सफिशिएंट बनाए, इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर बनाए. उन्हें लगा कि मैं भी महत्वपूर्ण हूँ, मैं भी एक, हम जैसे जब उसकी एक एनुअल कॉन्फ्रेंस होती थी हर डिस्ट्रिक्ट की, तो हम लोग मंच पे सब जो उनके चेयरमैन और मेंबर, उन्हें सबको भी बैठाते थे कि जिससे उनको एक एम्पावरमेंट लगे कि हाँ भाई मैं एक महत्वपूर्ण हूँ. तो एक एम्पावरमेंट, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं किसी भी गवर्नमेंट स्कीम को अच्छा चलने के लिए, और अगर हम रियली में लोगों का भला चाहते हैं. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो लोग काम करने वाले हैं, वो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर से हों और पब्लिक, आपके सोशल एक्टिविस्ट काम कर रहे हैं, एनजीओ काम कर रहे हैं, देखिए कितनी ही आप अच्छी योजना बना लीजिए, कितने ही आप बात कर लीजिए, लेकिन अगर अच्छे लोग नहीं होंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा. तो जब तक जेन्युइन लोग, रियली में कुछ हद तक मोटिवेटेड लोग, जिनके अंदर रियली में दिल के अंदर एक आग है कि समाज के लिए वो कुछ करना चाहते हैं, सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं, जब तक ऐसे लोग नहीं आएंगे, केवल ऐसे लोग हमें नहीं चाहिए जो केवल प्लांट लगाते समय अपना फ़ोटो अखबार में, जिनका प्लांट वो शायद गड्ढा भी नहीं खोदेंगे, केवल फ़ोटो खिंचाने के लिए, जो फ़ोटो शॉपिंग के, मतलब इससे काम नहीं चलेगा. जेन्युइन लोग जब तक नहीं आएंगे, यही मुझे कहीं ना कहीं मेरा अपनी जो फील्ड की और इसका हेडक्वार्टर में का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, वो यही रहा कि ये सब चीज़ें बहुत जरूरी. बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने कि हमें कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना है, उनको स्टेक होल्डर बनाना है, अच्छे लोगों को आइडेंटिफाई करके जो मोटिवेटेड हैं उनको रोल प्ले देना है उस सिस्टम में, तभी कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी स्कीम काम करेगी, बिकॉज वो है जनता के लिए, और अगर जनता ही नहीं इन्वॉल्व है और जनता ही को उसकी समझ नहीं है तो वो फेल कर जाएगा. फोटो ऑप की आपने बात की, आज के टाइम में प्लांटेशन ड्राइव जो होता है वो साल में एक बार होता है, उस समय लोग पेड़ लगाते हैं, कुछ फ़ोटो खिंचवाने के लिए लगाते हैं, कुछ दिल से लगाते हैं. आपके टाइम पे भी आपने 10 मिलियन ट्रीज़ का एक रिकॉर्ड कायम किया था, उसके बारे में कुछ बताइए. एक्चुअली में यूपी गवर्नमेंट ने ये तय किया कि एक दिन में 10 मिलियन ट्री लगाए जाएंगे जी. और हम इसको गिनीज, अब तो हर साल होने लगा, उस समय गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, ये पहली बार हुआ था, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर इसमें हम नाम दर्ज कराएंगे 2007 में. एंड डेट वाज अदर देन डिपार्टमेंटल प्लांटेशन. तो उसमें मुझको भी एक कोऑर्डिनेशन की भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका दी गई, और पूरी स्टेट के अंदर बाकायदे पूरे प्लानिंग ये सब, और कैसे पब्लिक अपने रिसोर्सेज से उन सबको करें. तो वो एक बहुत लंबी, पूरी स्टेट के लिए एक दिन, क्योंकि पहली बार ऐसा है, और उसमें सब आपके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के पदाधिकारी भी आए थे, ये सब आए थे कि सुबह से शाम तक वो प्लांट. देखिए मुझे कैसा लगता है कि ये जो रिकॉर्ड वाली चीज़ है, इसको देखने के दो पक्ष हैं जी. अगर एक एंगल से देखा जाए तो ये भी लगता है कई बार इससे क्या फ़ायदा है, एक दिन ये 4 दिन में लग जाते तो क्या नुकसान था. आराम से लगे, ढंग से लगे, जरूरी थोड़ी एक दिन में लगे, हड़बड़ी क्या है. ये एक परसेप्शन, ये भी अपनी जगह सही है. लेकिन देखिए ऐसा होता है कि प्लांटेशन तो हमेशा से रहते हैं. जब किसी चीज़ को आप मास मूवमेंट बनाना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ सिंबल्स यूज़ करने पड़ते हैं, और ये देश तो वैसे भी हमेशा सिंबल्स का रहा है. बिल्कुल, एक गोल हम सेट करते हैं, एक बेंचमार्क हम सेट करते हैं. इस देश के अंदर तो वैसे भी रहा ना कि हम जिसको कहते हैं ना, आप शायद कहीं ना कहीं, चूँकि मूर्ति पूजा हमारे देश में रही, हम हर चीज़ को सिंबलाइज, हमने तो ईश्वर तक को सिंबलाइज किया. हमारे लिए तो सब ईश्वर है, सूरज भी ईश्वर है, पेड़ पौधे भी हमारे लिए ईश्वर है, सब है. कुछ ना कुछ चीज़ें एज ए सिंबल, एज ए मैसेज भी सोसाइटी में जाए, उसका भी फायदा होता है. जैसे वो फोटो अब की बात है अभी, लेकिन उसके भी दो पक्ष हैं. मान लीजिए माननीय प्रधानमंत्री जी कहीं एक पेड़ लगा रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री पेड़ लगा रहे हैं. एक भी हो सकता है साहब वो जाएं वहाँ जाके पहले गड्ढा खोदे खुद, फिर पेड़ लगाएं. ठीक है, आइडियली वो भी बात अपनी जगह सही है. लेकिन फिर हम एक प्रैक्टिकल बात पे भी आ जाए कि क्या उनके पास इतना समय है कि वे कर सकें. फिर हम
उनके द्वारा अगर प्लांट लगाया जा रहा है तो उससे क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? ये कि एक दूर तक अगर माननीय प्रधानमंत्री जी या माननीय मुख्यमंत्री जी या माननीय गवर्नर, ये कोई भी ऐसे जने इस तरीके के लोग, इनको सभी लोग जानते हैं, या कोई बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी अगर कोई प्लांट लगा रहे तो क्या है, उसका एक मैसेज पहुंचता है, उसका मीडिया कवरेज होता है, सब कुछ होता है, और उससे एक जनमानस में भी एक भावना आती है। जैसे जब हमने वनडे का किया, उस दिन क्या हुआ था, उस दिन गवर्नर साहब ने भी प्लांट लगाया था, सीएम ने भी लगाया था, हर मंत्री ने भी लगाया था, हर डीएम का, मतलब ये कहा गया था कोई जना ऐसा नहीं होगा जो प्लांट ना लगाए। सब लोग इन्वॉल्व होके एक दिन डेडिकेट होके, तो उसका क्या हुआ कि एक इम्पैक्ट पड़ा। एक जिसको कहते हैं ना, ये जो चीजें होती हैं ये एक इम्पैक्ट डालने के लिए होती है। उसको नितांत हम उस वे में अगर लेंगे तो शायद जाती होगी, और इम्पैक्ट का, सिंबल्स का एक अपना अलग फायदा है। बिल्कुल बिल्कुल, एक जोश भी भर जाता है, एक एक्साइटमेंट होता है कि चलो सब कर रहे हैं, हम की जो भावना आ जाती है ना कि हम मिलजुल करके ये चीज़ कर रहे हैं, तो वो एक यूनिटी लाती है देश में। इस तरह के चीज़ें जब हम वार होती है, मतलब आपने तो टीवी में ही देखते हैं हम लोग, तो हमने देखने की बार कभी इसमें देखते हैं ना, वो नारे लगा रहे हैं जोर जोर से, भारत माता है, या इस तरीके से, पहले हिस्टोरिकल उसमें जो भी लोग लगा रहे हैं, तो शायद वो क्या होगा, यही तो होगा ना कि एकदम पूरा वो मोबाइलाइज हो गया। तो शायद ये चीज़ें, इनका ये महत्व है जब हम इस तरीके के प्रोग्राम करते हैं कि जनमानस में वो डाउन द लाइन तक वो बात जाती है कि हाँ भाई ये प्लांटेशन लगाना चाहिए, हाँ भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, राष्ट्रपति जी भी लगा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी भी लगा रहे हैं, सब लगा रहे हैं, आप भी लगाइए। आपने अपने 32 इयर्स के करियर में काफ़ी उतार चढ़ाव देखे होंगे। एक इलीगल माइनिंग होती है, बहुत सारे लोग फॉरेस्ट लैंड को इनक्रोच भी करते हैं, कट भी करते हैं, ऑक्यूपाई कर लेते हैं, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। एक एक्सप्लॉयटेशन शायद प्राइवेट इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़ वाले जो होते हैं वो भी करते हैं। तो इन सब के साथ एज अ फॉरेस्ट ऑफिसर आप लोग कैसे डील करते हैं, और अगर इन लोगों को हमें समझाना है कि किस तरह से फॉरेस्ट रिसोर्सेज हमारे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है और हमें इसको एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए, तो वो आप कैसे बताएंगे, हमें क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, आपने बहुत ही एक अच्छा प्रश्न पूछा है। मैं इसका थोड़ा सा, इससे पहले आपके प्रश्न का उत्तर दूं, मैं ये भी बताना चाहूँगा कि 2015 में, जैसे मैंने बताया, मैं रिटायर हो गया था फॉरेस्ट सर्विस से। इसके बाद मुझे प्राइवेट यूनिवर्सिटी में मैंने काम किया। इसके अलावा मैं आजकल एनवायरमेंटल कमेटीज़ के अंदर हूँ, इनको EAC और SCAC बोलते हैं, तो वहाँ मैं एनवायरमेंट का काम भी देख रहा हूँ, तो ज़्यादा एक बिग ओरिजिन पे चीज़ों को देख रहा हूँ। जहाँ तक ये एनक्रोचमेंट की, अगर फॉरेस्ट एनक्रोचमेंट की बात करें, देखिए इस देश के अंदर लैंड हंगर हमेशा रही है, क्योंकि अल्टीमेटली प्रॉब्लम क्या है कि आपकी पॉपुलेशन तो घट नहीं रही, और जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो जाहिर है रिसोर्सेज की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, और लैंड तो वही है, वो तो बढ़ नहीं सकती है। आपके बिल्डिंग बनेंगी तो माइनिंग की, तो रेत की तो जरूरत पड़ेगी, सीमेंट की जरूरत पड़ेगी, मोरंग की जरूरत पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं एक तो फंडामेंटल चीज़ ये ही है कि जो हमारे यहाँ रिसोर्सेज हैं उनकी जो डिमांड और सप्लाई में गैप है, और उस डिमांड और सप्लाई में गैप होने की वजह से कहीं ना कहीं उसमें इलीगलिटी भी है। दिस इज वन रीज़न। अब कुछ चीज़ें और उसके अंदर एड ऑन हो जाती हैं। मुझे ये एडमिट करने में कोई हिचक नहीं है, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर के लोग हों, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के लोग हों, और इवन चाहे वो NGO और सोशल एक्टिविस्ट सेक्टर के लोग हों, उनमें कुछ लोग, कितने हैं ये तो मैं डाटा नहीं बता सकता, मुझे नहीं मालूम, कुछ लोग निश्चित रूप से इस डिमांड एंड सप्लाई के गैप के आड़ में वो लोग इलीगल प्रैक्टिसेस करते हैं। और उस इलीगल प्रैक्टिसेस के अंदर क्या हुआ कि साहब कई बार माफिया लोग फॉरेस्ट लैंड एनक्रोच कर ले रहे हैं, कहीं आप वो सैंड माइनिंग इलीगल, माफिया माइनिंग, वो सैंड माफिया, और ये तो सब एक टर्म भी चलती है, फॉरेस्ट माफिया, सैंड माफिया, तो ये भी सब वो करते हैं। और उन सब को रोकने के लिए दो ही उपाय हैं मेरे ख्याल से। पहला उपाय गवर्नमेंट मशीनरी का स्ट्रिक्ट होना। जब तक गवर्नमेंट मशीनरी स्ट्रिक्ट नहीं होगी, गवर्नमेंट मशीनरी करप्शन फ्री और
हार्ड वर्किंग नहीं होगी तब पहली चीज़ ये जरूरी है। दूसरी चीज़ें ये भी बहुत ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं जो हमारी पॉलिसीज़ हैं, नीतियाँ हैं, वो ऐसी होनी चाहिए कि जो इलीगलिटी को बढ़ावा ना दे। और तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि देखिए पब्लिक को भी आगे आना पड़ेगा, विजिलेंट होना पड़ेगा। अब अगर मैं फॉरेस्ट, जैसे मैं जब आपको जायका प्रोजेक्ट की कम्युनिटी उसकी बात कर रहा था, पार्टिसिपेशन की, जहाँ JFM लागू किया थोड़ा सा एनक्रोचमेंट घटा, क्योंकि अकेला फॉरेस्ट गार्ड थोड़ी सबको कंट्रोल कर लेगा। सही बात है। तो कम्युनिटी जब खुद इन्वॉल्व होगी उसमें तब क्या होगा, पब्लिक खुद आगे आके खड़ी होगी, ये मेरी ज़मीन है, इस पर एनक्रोचमेंट ना हो, यहाँ माइनिंग इलीगल ना हो, यहाँ ये इलीगल चीज़ ना चले, और आगे चला जाए ये इंडस्ट्री साहब इलीगल ढंग से पॉल्यूशन ना क्रिएट करे। तो जब पब्लिक आगे बढ़ेगी, उसमें चेतना डेवलप होगी, तब मेरे ख्याल से एक इसका रिलेटिवली स्थायी समाधान होगा। मेरा ऐसा मानना है जीरो कभी नहीं हो सकती किसी भी सोसाइटी के अंदर, वो शायद यूटोपियन सोसाइटी में भले ही हो, क्राइम जीरो नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ इलीगलिटी ये सारी होंगी, लेकिन निश्चित रूप से उसकी डायमेंशन काफ़ी कम हो सकती है, हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे आपने कहा कि गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, पब्लिक को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, हमारी पॉलिसीज़ और लॉ ऐसी होनी चाहिए कि अगर कोई इलीगल काम कर रहा है तो स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाना चाहिए उनके ऊपर। बट इतना काम हो रहा है, एक तरह तो इंडस्ट्रियलाइजेशन होता जा रहा है, अर्बनाइजेशन होता जा रहा है, हम पेड़ भी बहुत लगा रहे हैं, अब कॉमन मैन भी इन्वॉल्व है, गवर्नमेंट भी कर रही है, फिर भी क्या हम पोल्यूशन रोक पा रहे हैं? क्या हम इंडस्ट्रियलाइजेशन के जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स होते हैं, जो कि कम्युनिटीज़ को ही बेयर करना पड़ता है, या जब हम देखते हैं कि यहाँ पे इतना बड़ा एयरपोर्ट सैंक्शन हो गया है, यहाँ पे इतना बड़ा बिजनेस हाउस सैंक्शन हो गया है, तो इन सब के पीछे क्या कोई लॉजिक होता है, एक प्लानिंग होती है, एक स्ट्रैटेजी होती है, या ये होता है कि भाई इनके पास बहुत पैसा है, इनको दे दो और ये ठीक है? और हम क्रिटिसाइज़ भी करते हैं काफ़ी बार बिजनेस वालों को कि भाई ये अपने फ़ायदे के लिए चीज़ें कर रहे हैं, इनसे हमारा बेनिफिट कम हो रहा है और नुकसान ज़्यादा हो रहा है। तो ये सारी बातें डेवलपमेंट के नाम पे कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है? देखिए, जो आपने एक प्रश्न पूछा है, बहुत ही एक मूलभूत प्रश्न पूछा है, और इसके बारे में केवल हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया के हर देश के अंदर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लगातार डिबेट चलती रहती है। मैं थोड़ा सा इसको अपनी भाषा में उस तरह समझाने की कोशिश करूंगा जिससे एक जो आम जन है वो इसको समझ सके जी। एक उदाहरण लीजिए, हम जिस बिल्डिंग में बैठे हैं, अब ये बिल्डिंग बनी, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनी, बिल्डिंग बनने में ईंट भी लगी, सीमेंट भी लगा, पत्थर भी लगा, स्टील भी लगा। कहाँ से आए? कहीं ना कहीं नेचर से ही तो आए ना। सीमेंट आया क्लिंकर से आया, गिट्टी से आया, स्टील बना आयरन से आया, मैग्नीज से आया, फिर इसके अंदर बिजली हुई, एसी लगे, पंखे लगे, आपका चैनल चल रहा है, सब चल रहा। ये कहाँ से आए? कहीं ना कहीं से तो आए, नेचर से ही आए, कोई बाहर से तो नहीं आए। तो जो भी चीजें आ रही हैं अल्टीमेटली वो कहीं ना कहीं नेचर से आ रही है। अब जैसे जैसे सोसाइटी में आबादी बढ़ रही है, या साथ ही साथ जैसे जैसे जिसको हम कहेंगे सो कॉल्ड डेवलपमेंट भी बढ़ रहा है। अब अगेन वो डिबेटेबल क्वेश्चन है कि हम डेवलपमेंट किसको मानेंगे, किसको नहीं मानेंगे। लेकिन जब जो डेवलपमेंट हो रहा है तो निश्चित रूप से रिसोर्स की जरूरत पड़ रही है, ज़्यादा रोड की जरूरत पड़ रही है। आज हम लोगों ने पूरे कंट्री के अंदर रोड का, नेशनल हाईवेज का जाल बिछा दिया, तो कहाँ से बनी? स्टील चाहिए, सीमेंट चाहिए जी। आपके बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई, एयरपोर्ट्स बन गए, कहाँ से बने? इन्हीं सब चीज से तो बने। तो ये सब जो डेवलपमेंट हो रहा है, ये डेवलपमेंट रिसोर्सेज से होगा। अब एक प्रश्न निश्चित रूप से आता है कि भाई इस डेवलपमेंट के नाम पर कहीं ऐसा ना हो कि ये डेवलपमेंट विद प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम हो। मींस कि डेवलपमेंट के बेनिफिट्स केवल चुनिंदा लोगों को ना मिले, बल्कि समाज के जो अंतिम छोर पर आदमी खड़ा है उसको भी मिले। ट्रू।
मैं एक एग्जाम्पल आपसे शेयर करना चाहूँगा। जब यूपी में इन्वेस्टर समिट हुआ था तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ रिटायर्ड अधिकारियों को, एकेडमिशियंस को सब जिलों में भेजा था कि हम लोग वहाँ यूनिवर्सिटीज़ में सब जाके चर्चा करेंगे कि इन्वेस्टर समिट क्यों हो रहा है। तो मुझे भी 3 जगह गया था मैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, संत कबीर नगर, बस्ती और सिद्धार्थ नगर, और मैंने यही कहा था कि भाई ये जो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट सिर्फ पूंजीपतियों को उनको खुश करने के लिए ला रही है। अगर ये जो इन्वेस्टमेंट करेंगे किसके लिए? आम जनता के लिए, यूथ के लिए, उसको तो नौकरी मिलेगी जी। तो ये जो इन्वेस्टमेंट आ रहा, दिस इज प्राइमरी फॉर द यूथ। तो ऐसे ही मेरा कहना, जो मैं जिस रेफरेंस से बात कर रहा था, कि जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट ऐसा नहीं है क्योंकि कोई भी चीज़ की अगर सड़क भी बनी पूरे कंट्री के अंदर तो उसका, जिसको कहते हैं, कंटिन्यूस इफेक्ट होता है। नीचे, उसके नीचे, उसके नीचे, उसके नीचे लोगों के पास जाता है, सभी को फायदा होता है, सभी को फायदा होता है। केवल ऐसा नहीं है कि हम कहें कि साहब अगर लखनऊ का एयरपोर्ट अडानी जी को दे दिया गया तो केवल इससे अडानी को ही फायदा है, ऐसा नहीं है। अगर कोई बहुत बड़ा प्लांट जो है अंबानी को दे दिया गया या जिंदल को दे दिया गया तो उन्हें फायदा है, उन्हें तो जो फायदा है वो होगा ही होगा। मैं नहीं कह रहा कि उन्हें फायदा नहीं होगा, लेकिन पब्लिक को भी फायदा होगा। तो लेकिन हमें एक मैकेनिज्म, इतना मैं अवश्य कहूँगा, और मुझे लगता है जो हमारी सरकार है वर्तमान में उसके प्रति काफ़ी कॉन्शियस है, कि जब हम इस डेवलपमेंट की बात करते हैं तो जो लोकल कम्युनिटी है उसके इंटरेस्ट को भी हम प्रॉपरली वॉच करें। दूसरी चीज, हम सस्टेनेबिलिटी को भी ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि सब कुछ आदि खत्म हो जाए। हम एनवायरनमेंट को भी ध्यान रखना है, सस्टेनेबिलिटी को भी ध्यान रखना है, डेवलपमेंट को भी ध्यान रखना है, और लाइवलीहुड, जो लोकल लोगों की जो लाइवलीहुड है, इसको भी ध्यान रखना है। हम लोग एक चीज़ करते हैं, आपने जैसे EAC की बात की, मैं एनवायरमेंटल अप्रेजल कमेटी भारत सरकार में इंडस्ट्री का चेयरमैन हूँ, जिसमें बड़े बड़े प्रोजेक्ट अप्रेजल के लिए आते हैं, सीमेंट के, स्टील के, कॉपर के, एल्युमिनियम के सारे। स्टेट में भी SCAC का भी चेयरमैन हूँ मैं, जिसमें सब आपके बिल्डिंग, माइनिंग, ये सब आती है, सब तरीके की चीज़ें आती है, सैंड माइनिंग, मोरंग माइनिंग, ये सारी चीज़ें आती हैं। हम लोग वहाँ 1-2 चीज़ों पर बड़ा फोकस करते हैं। एक तो एक सर्टेन लेवल के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें पब्लिक हियरिंग कराते हैं। पब्लिक हियरिंग मतलब जब वो सारा प्लान बना लेते हैं तो पब्लिक के सामने बताते हैं हम यही करना है, और पब्लिक अपने कंसर्न रेज करती है। और वो बाकायदे नोट होते हैं, वो ADM वगैरह की अध्यक्षता में मीटिंग होती है, पब्लिक के लोग आते हैं, जिसके प्रोजेक्ट है वो भी आता है, और उनको एड्रेस करने पड़ते हैं इशू, उसका प्रोविजन रखना पड़ता है कॉस्ट के अंदर। अगर वो कह रहे हैं साहब यहाँ ये रोड चाहिए तो वो बनानी पड़ेगी, या तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बनाएगा वो, या वो बनाएंगे तभी वहाँ इंडस्ट्री चलेगी, वरना नहीं होगी। तो पब्लिक परसेप्शन के, पब्लिक हियरिंग में जो इश्यूज होते हैं उसका भी एक बड़ा भारी एक कंपोनेंट उनके अंदर रहता है। और यही नहीं, उन पब्लिक हियरिंग इश्यूज के को भी उस प्रोजेक्ट कॉस्ट में शामिल किया जाता है। और हम लोग कहते हैं प्रोजेक्ट कॉस्ट में कि भाई इसको भी आप एज ए इन्वेस्टमेंट मानिए। मान लीजिए किसी बड़े प्रोजेक्ट की बात करें, मान लो कि 30-40 हज़ार करोड़ का प्रोजेक्ट है, 30-40 हज़ार करोड़ का प्रोजेक्ट है, तो हम कहते हैं कि भैया आप इसमें कम से कम 500-600 करोड़ केवल पब्लिक के लिए खर्च करिए, उनके स्कूल, हेल्थ, रोड, ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें, अब समाज भी जागरूक हो रहा है, और जैसे कहा पहले, धीरे धीरे फोर्सेस बढ़ रही हैं, लोग जो एम्पावरमेंट हो रहा है, लोग जागरूक हो रहे हैं, और उसमें सभी लोग की भूमिका है। कुछ मैं जो आपके सोशल एक्टिविस्ट और NGO हैं गवर्नमेंट, उनकी भी भूमिका है कि उन्होंने लोगों को जागरूक किया। तो ये सारी चीज़ें भी अब सिस्टम के अंदर इनबिल्ट की जा रही है, जिससे कोई भी सेक्शन उस डेवलपमेंट से अनअफेक्टेड ना रह जाए, और अगर उसको प्रॉपरली कंपनसेट हो। क्या ऐसा भी होता है कि जब डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स कंट्री में आ रही हैं तो बाहर के भी फोर्सेस होते हैं जो चाहते हैं कि इस तरह का डेवलपमेंट नहीं हो? जो एक्टिविस्ट की हम बात करते हैं, कुछ तो इंटरनल भी होते हैं, कुछ आउटसाइड से भी होते हैं, फॉरेन पैसा भी पंप इन किया जाता है कि इस चीज़ को नहीं डेवलप किया जाए। तो आप क्योंकि अभी हेड कर रहे हैं कमेटी जहाँ पे बहुत सारी पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स को ध्यान में रखा जाता है व्हेन इट कम्स टू दीज काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स, सो व्हाट इज़ योर एनालिसिस ऑन इट? मेरा ऐसा
ऑनेस्टली स्पीकिंग देखिए, मेरे पास चूंकि मैं कोई इसके बारे में मेरे पास डाटा नहीं है, इसलिए मैं ऑथेंटिक वे में नहीं कह सकता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कई बार कि नोइंगली या अननोइंगली, जरूरी नहीं नोइंगली, नोइंगली या अननोइंगली हमारे कुछ लोग, और बड़े वो प्रोमिनेंट लोग हैं, बड़े नामी लोग हैं इस देश के, वो कहीं ना कहीं कुछ उन इंटरनेशनल एजेंसीज के जो नहीं चाहते कि भारत दुनिया के शीर्ष राष्ट्रों में बने, उनके हाथ के में खेलने लगते, पपेट बन जाते, कठपुतली। वो नोइंगली भी हो सकता है, अननोइंगली भी हो सकता है। अभी जस्ट एक उदाहरण तो सामने ही है, देखिए सरदार सरोवर डैम बना, कितने साल से वो पेंडिंग पड़ा था, किस लिए पड़ा था? केवल कुछ सर्टेन सोशल एक्टिविस्ट की वजह से फाइनली बना, और मुझे तो लगता है, मैंने देखा है, वो उससे फायदा ही हुआ है एमपी को भी, गुजरात को भी, लेकिन हम केवल उसको एक लिटिगेशन, दूसरा लिटिगेशन, तीसरा लिटिगेशन, उसमें इतने सालों तक मुझसे लटकाए हुए थे, प्रोजेक्ट की कॉस्ट भी बढ़ रही थी। और लोग, मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि मान लीजिए कोई इंडस्ट्री लगनी है, मान लीजिए अडानी जी की कोई इंडस्ट्री लगानी है, मैं कोई अडानी, अंबानी या आप किसी को फेवर नहीं करें, या जिंदल या टाटा, मैं किसी को फेवर नहीं कर रहा है, बिरला, मान लो कोई भी है, बिरला है, टाटा है, अडानी है, अंबानी है, आसर मित्तल है, वेदांता है, कोई कभी सपोज कर लीजिए कोई इंडस्ट्री कहीं लगवा रहा है, अगर वो इंडस्ट्री लगने में लेट होती है, सपोज कर लीजिए वो इंडस्ट्री आज लगनी है, और हम ऐसे लिटिगेशन ये सारा कर देते हैं कुछ ना कुछ कि वो 3 साल बाद लगती है, तो उससे लॉस किसका हो रहा है अल्टीमेटली? आप कह सकते हैं हाँ साहब इंडस्ट्रियलिस्ट को लॉस हुआ, उसका प्रॉफिट घटा, ये घटा, नहीं, दिस इज ए, यू कैन से नैरो व्यू। नैरो व्यू क्यों है कि मेरा अपना मानना है कि अगर 3 साल नहीं भी प्रोजेक्ट आए तो जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, इनके खाने पीने पर तो असर नहीं पड़ रहा, उन्हें तो ऐसा नहीं है कि उनका खाना पीना कम हो जाएगा, उनका कंफर्ट कम हो जाएगा, इफेक्ट कौन हो रहा है? जो वहाँ का बेचारा गरीब आदमी है, जो इस इंतजार में है कि जिस दिन ये इंडस्ट्री लग गई, जिस दिन ये प्रोजेक्ट लग गया, मुझे या मेरे बच्चे को मेरी नौकरी लगेगी या ये लगेगी, इफेक्ट तो वो हो रहा है 3 साल के लिए, ये नहीं रहा। तो हमें जो थोड़ा सा इसको इस पर्सपेक्टिव में सोचना पड़ेगा। हमको केवल जस्ट वो सब दिन लद गए, क्योंकि अब तो जो घोर कम्युनिस्ट कंट्री हैं उन्होंने भी अपना मॉडल चेंज कर दिया कि जब हर चीज़ को कहने लगे हैं कि कोई भी चीज़ प्राइवेटाइज करें तो हम कहते तो सब पूंजीपतियों की, ये पूंजीपति, नहीं, ऐसा नहीं है भाई, क्योंकि गवर्नमेंट हर काम नहीं कर सकती, गवर्नमेंट की एक सीमा है। गवर्नमेंट अब हवाई जहाज भी चलाए गवर्नमेंट, जो रेल भी चलाए गवर्नमेंट, सड़क भी चलाए, सब कुछ गवर्नमेंट का कुछ मेजर काम है जो गवर्नमेंट करेगी, बाकी काम प्राइवेट सेक्टर करेंगे, ताकि गवर्नमेंट कुछ चीज़ों में ज़्यादा फोकस कर सके और एक बैलेंस मेंटेन हो पाए, बैलेंस मेंटेन हो। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे याद है बंगाल में आई थिंक कुछ साल पहले टाटा का एक प्रोजेक्ट आने वाला था और बहुत ज़्यादा एक्टिविज्म हुआ, बहुत पैसे का लॉस हुआ, एंड फाइनली वो इंडस्ट्री नहीं लगी, उन्हें हटाना पड़ा, बट उनके लाइफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो वहाँ नहीं लगाए, कहीं और जाके लगा दिया, बट बंगाल के लोगों के लिए वो कितना बड़ा नुकसान हुआ। तो आपने बहुत अच्छी बात बताई कि हमें हर चीज़ को अपोज नहीं करना चाहिए, हमें उसको समझना चाहिए, उसके पहलू को जानना चाहिए। एंड आई थिंक कोई भी डेवलपमेंट जब हम कर रहे हैं तो सस्टेनेबिलिटी का ध्यान रखना चाहिए, इन्वायरमेंट का ध्यान रखना चाहिए, लोकल पॉपुलेशन का ध्यान रखना चाहिए, सबको मिला के जब हम एक डेवलपमेंटल प्लान बनाते हैं तो आई थिंक उसी से लोगों का भी विकास होता है, लोगों का विकास होता है तो देश का विकास होता है। एंड आई थिंक आप रिटायरमेंट के बाद भी बैठे नहीं हैं, यू आर कंटिन्यूअली contributing your expertise by being part of so many agencies, चाहे वो पॉलिसी मेकिंग लेवल पे हो या ग्राउंड लेवल पे हो, आप कुछ ना कुछ करते जा रहे हैं। सो इट वाज रियली नाइस हैविंग यू, टॉकिंग टू यू, एंड चलते चलते इफ देयर इज एनी वन मैसेज दैट यू वांट टू गिव टू द ऑडियंस इन टर्म्स ऑफ IFS और एनी जनरल मैसेज इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, कि कैसे हम भारत को एक अच्छा देश, और जो सोने की चिड़िया ये पहले हुआ करता था, अगर हमको उस लेवल पे जाना है तो एक एज अ आम जनता हमारी क्या सोच होनी चाहिए, हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? मैं तो 1-2 ही चीज़ें कहूँगा जी। पहली बात तो कि आम जनता को आगे बढ़ के अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी पड़ेगी। जब तक वो जागरूक नहीं होंगे कोई भी चीज़ सही नहीं की जा सकती। दूसरी चीज़ जो बहुत ही जरूरी है आम जनता के लिए, कि वो इमोशंस में ना जाए, बहकावे में ना जाए, चीज़ों को गहराई से समझने की कोशिश करें।
और वो गहराई से समझेंगे जब उनको उस क्षेत्र की, उस बारे में एक पूरी जानकारी होगी। तो उस जानकारी को लेने की कोशिश करें और सोचें कि किस में उनका भला है, किस में उनके देश का भला है, किस में विश्व का भला है। क्योंकि हमारी तो देखिए जो संस्कृति है, अगर श्रीमद् भगवद गीता के हिसाब से देखा जाए तो कहूँगा श्रीमद् भगवद गीता क्या सिखाती है? कहीं ना कहीं वो समता सिखाती है कि जीवन में कैसे हम एक बैलेंसिंग करेंगे, कैसे विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी मार्ग निकाल के आगे बढ़ेंगे। तो परिस्थितियाँ निश्चित रूप से चैलेंजेस हैं, इंटरनल भी हैं, एक्सटर्नल भी हैं, बाहर भी हैं। देश निश्चित रूप से प्रगति कर रहा है, आगे भी करेगा, और वो केवल एक या दो जने या एक पार्टी के बलबूते पर नहीं करता है। पूरी जनता चूंकि उसके साथ लगी हुई है, उस जनता की वजह से ही प्रगति कर रहा है। गवर्नमेंट तो एक लिमिट तक काम कर सकती है। फॉरेस्ट भी जब भी कंजर्व होंगे जब पब्लिक चाहेगी, एनवायरनमेंट भी हमारा जब भी सुधरेगा जब पब्लिक चाहेगी। तो हर एक को अपना अपना दायित्व समझना है और कोई इसमें छोटा बड़ा नहीं है। वही बात है ना कि जिसको कहते हैं एक चींटी का भी योगदान होता है, हर एक का योगदान होता है। कोई ये ना सोचे कि मैं क्या इतने बड़े काम कैसे करूँगा, और छोटी छोटी चीज़ से ही बड़ी चीज़ बनती है। और मुझे तो खुशी है कि आपने मुझे बुलाया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया भी अदा करूँगा। और मुझे लगता, मैं तो कई बार सोचता हूँ, मैं जब सोच रहा था जो आपका ये फॉक टेल्स है, कि जब तक मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा आपने टाइटल चुना है। मुझे अगर मैं फॉरेस्ट और एनवायरनमेंट के रेफरेंस में कहूँ, जब तक ये एक आम जनता के लिए कहानी टाइप की चीज़, उनके बीच में चर्चा नहीं शुरू हो जाएगी फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट, और जिस दिन फॉक टेल, जिस दिन फॉक जिसको कहते हैं, फॉक का अगर मैं समझ रहा हूँ सही तो जो आम आदमी हैं, और टेल्स जो कहानियाँ हैं, तो ये सारी चीज़ें जब तक वो कहानी के रूप में आपस में एक दूसरे से शेयर नहीं करने लगेंगे, फॉरेस्ट और एनवायरनमेंट जिस दिन करने लगेंगे उस दिन निश्चित रूप से फॉरेस्ट भी सुधर जाएगा, एनवायरनमेंट भी सुधर जाएगा। और मुझे पूरी आशा है कि आपका जो ये फॉक टेल्स है इस दिशा में एक सार्थक कदम उठा रहा है। आपको इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। थैंक यू राजीव जी, बहुत अच्छा लगा आप आए और बहुत सारी बातें आपने की। आई एम श्योर इन सब बातों को हम इम्प्लीमेंट करके एक अच्छे लाइफ की तरफ, एक अच्छी सोसाइटी की तरफ, एक अच्छे देश की तरफ बढ़ सकते हैं। थैंक यू।